हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं अब आगे बढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चंस है उसमें से 6 क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किया था कि 6 क्वेश्चंस और उसका जवाब साथ में दोनों मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और समझा होगा। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आगे आने वाला क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। इसमें मैंने पीछे 6 क्वेश्चन बताया है, अब आगे जो है वो मैं और भी क्वेश्चन इसमें जोड़ने वाला हूँ। तो अभी मैंने 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, इसके हिसाब से पहले मैं इस दोनों क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। इसके बाद मैं आगे और भी क्वेश्चंस को लेकर के आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप हमारी इस सीरीज को पूरा देखिएगा ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में वहाँ से एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर A to Z अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो आपको नंबर जो है वो पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस है उसको आने की चांसेस ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आते ही हैं। आगे आने वाले सीरीज में भी मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने साथ ही करवाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे उन पीछे वाले प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ सके। क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। जो 6 तक क्वेश्चन है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है। हम बार बार बताते हैं कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोला क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला जा रहा है कि जो NH3 है ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो NH3 है यानी कि जो अमोनिया है ये हाइड्रोजन बंध बनाता है, परंतु PH3 जो है वो नहीं बनाता है, क्यों। तो हाइड्रोजन बंध बनाता है, कोई नहीं बनाता है। तो कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, यानी बनाने का कुछ तो कुछ आधार होगा, कुछ तो रूल रेगुलेशन होगा। तो हाइड्रोजन बंध बनाने का सिंपल रूल है, मैं आपको बताता हूँ, समझना है गौर से। कि अगर हाइड्रोजन बंध बनाना चाहता है ना, अगर कोई भी हाइड्रोजन बंध बनाना चाहता है तो उसके लिए 2 कंडीशन है, ठीक है। हाइड्रोजन बंध को बनाने के लिए 2 कंडीशन है। वो कंडीशन क्या क्या है, तो सबसे पहली बात कि जो हाइड्रोजन बंध बनाना चाहता है उसका आकार छोटा होना चाहिए, छोटा आकार उसका होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन बंध को बनाने के लिए इसका आकार कैसा होना चाहिए, तो छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज है कि जो हाइड्रोजन बंध बनाएगा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि जो विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणात्मकता जो है वो क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन है, समझ में आया। अगर हाइड्रोजन बंध बनाना चाहता है तो हाइड्रोजन बंध को बनाने के लिए कंडीशन 2 है। सबसे पहला, उसका आकार छोटा होना चाहिए, मतलब छोटे आकार का होना चाहिए। दूसरा, वो विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए, वो भी कैसा, उच्च होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, उच्च विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहला आकार छोटा होना चाहिए और दूसरा उसका विद्युत ऋणात्मकता उसकी उच्च होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन है। तो आइए जानते हैं, ये 2 कंडीशन को जो भी फुलफिल करेगा, जो भी इस दो कंडीशन को फुलफिल करेगा वो हाइड्रोजन बंध को बनाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो बंध नहीं बनाएगा। तो हमने बताया था जो पिछले एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि वर्ग 15 का जो तत्व है वो MH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाता है। किस प्रकार का बनाता है, MH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाता है। जैसे आपको पता होगा वर्ग 15 में कौन कौन सा तत्व आता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ आता है। तो अगर ये हाइड्राइड बनाएगा तो किस प्रकार का बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा NH3 प्रकार का, फास्फोरस बनाएगा PH3 प्रकार का, और जो आर्सेनिक है वो AsH3 प्रकार का बनाएगा, और जो एंटीमनी है वो SbH3 प्रकार का बनाएगा, और जो बिस्मुथ है वो BiH3 प्रकार का बनाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है कि जैसे ही हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, क्या होते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या क्या होती है,
बढ़ती जाती है। जैसे अगर इसमें एक कोष है, दो कोष है, तो ये कोषों की संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से ये कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो बिस्मिथ है, यानी कि जो BiH3 है, या फिर BiH3 की बात छोड़ देते हैं, यहाँ पे हमको तुलना किसकी करना है, तो NH3 की, यानी कि ये जो NH3 है इसकी तुलना करना है, और PH3 की तुलना करना है। PH3 जो कि इसके जस्ट नीचे है। तो आप देख सकते हैं कि NH3 का आकार छोटा होगा, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनाने के लिए कंडीशन नंबर 1 है। दूसरा, NH3 जो है, NH3 में जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो काफी ज्यादा उच्च होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो विद्युत ऋणात्मक है, ये विद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा जो उच्च होता है, हाई जो होता है, उसका एक सीरीज होता है। जैसे विद्युत ऋणात्मकता की अगर श्रेणी देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो होता है वो फ्लोरीन होता है, उससे कम होता है ऑक्सीजन, ठीक है, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और उससे कम आयोडीन, ठीक है। इस प्रकार से ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस प्रकार से बढ़ता है, ठीक है। फॉन्सल ब्रेसिस का याद करने का तरीका है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस प्रकार से ये विद्युत ऋणात्मकता का सीरीज है। मैं आपको पहले समझा रहा हूं, उसके बाद इसका आंसर भी बताऊंगा कि आंसर कॉपी में लिखना कैसे है और एग्जाम में भी किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो पहले इसको समझना है, उसके बाद मैं इसका एक 2, 4, 5 लाइन का आंसर भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से पहले समझना है, क्योंकि समझे हुए रहिएगा तो आंसर इसी से बनने वाला है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बंध को बनाने के लिए जो चीजें हैं वो क्या है, आकार का छोटा होना और विद्युत ऋणात्मकता उच्च होना, जो कि NH3 का है। NH3 का आकार छोटा होता है और ये विद्युत ऋणात्मक भी होता है। ये जो तत्व है वर्ग 15 का जो भी तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई विद्युत ऋणात्मक होता है तो वो नाइट्रोजन ही होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो जो NH3 है, ये NH3 जो है ये क्या करेगा, NH3 जो है ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा। NH3 क्या करेगा, हाइड्रोजन बंध बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बंध बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है, इसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन का आकार कैसा है, छोटा आकार का है, ये छोटा आकार का है। अभी हमने बताया कि सबसे ज्यादा छोटा आकार का नाइट्रोजन ही होगा। और जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे, नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी और एंटीमनी से बिस्मिथ, वैसे वैसे कोषों की संख्या बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो NH3 का जो आकार है वो छोटा होता है, और जो NH3 में जो नाइट्रोजन है इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है, जो विद्युत ऋणात्मक है, ये काफी ज्यादा उच्च होता है। विद्युत ऋणात्मकता जो है वो इसकी क्या होती है, उच्च होती है, ठीक है, हाई होता है, जो कि हाइड्रोजन बंध को बनाने के लिए कंडीशन, दोनों कंडीशन को इसने फुलफिल कर दिया है NH3 ने। इसलिए NH3 जो है वो हाइड्रोजन बंध बनाता है, लेकिन PH3 नहीं बनाता है। तो इसके PH3 के नहीं बनाने का रीजन जो है सिंपल है, जो काम हाइड्रोजन करता है वो PH3 नहीं कर पाता है। जैसे नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, जबकि जो PH3 का आकार होगा, PH3 में जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस का आकार बहुत बड़ा होगा, नाइट्रोजन से तो बड़ा ही होगा। दूसरी बात, इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, लेकिन फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता निम्न होती है, कम होता है। इसलिए PH3 जो है, यानी कि जो PH3 है, इसमें जो बोला गया है PH3 फास्फोरस ट्राईहैलाइड की बात किया जाए तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को ये नहीं बनाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका थोड़ा सा आंसर बता देता हूँ, क्योंकि उस समय से समझा रहे थे। अब इसका आंसर क्या लिखा है, सिंपल है इसका आंसर। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो NH3 है वो हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि PH3 जो है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। कारण बताइए। तो कारण ये है कि NH3 में जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन परमाणु का आकार छोटा होता है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, जबकि PH3 में जो फास्फोरस है इसका आकार बड़ा होता है नाइट्रोजन से, इसलिए और इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो निम्न होती है, कम होती है। इसलिए फास्फोरस ट्राईहैलाइड जो है यानी कि PH3 जो है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, जबकि NH3 यानी कि जो अमोनिया है, NH3 यानी कि नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड जो है
ये क्या करता है, हाइड्रोजन बंध को बनाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं, एग्जाम में भी लिखते हैं, तो आपको पूरा का पूरा नंबर देने की चांसेस ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे थोड़ा सा लॉजिकल ज्यादा रहता है, अंडरस्टैंडिंग बेस रहता है। अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं तो आप सही से जवाब दे पाएंगे और आपका सही से मार्क्स भी उठ पाएगा। इसलिए ध्यान से समझना है, और ज्यादा अगर अच्छे से समझते हैं तो आपके ही फायदेमंद के लिए होगा और आपका इसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन नहीं, हालांकि 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन पहले समझना है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि प्रयोगशाला में नाइट्रोजन की बात किया गया है, नाइट्रोजन कैसे बनाया जाता है और इसको बनाने में जो संपन्न होता है रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक क्रिया होता है उसको लिख के बताना है, ठीक है। तो अगर हमको क्या करना है कि प्रयोगशाला में अगर नाइट्रोजन को बनाना है तो नाइट्रोजन को बनाने का सिंपल तरीका है, ठीक है। क्या है? सिंपल तरीका है। इसमें हम क्या करेंगे कि नाइट्रोजन को बनाने के लिए हम लाएंगे अमोनियम क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl2 को लाएंगे, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को लाएंगे और इसकी प्रतिक्रिया जो है वो करवा देंगे सोडियम नाइट्राइड से, ठीक है। NH4Cl की प्रतिक्रिया किससे करवा देंगे? सोडियम नाइट्राइड से, NaNO2 से, ठीक है। तो होगा क्या उसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन को हम थोड़ा सा ट्रिकी वे में समझाएंगे, क्योंकि रिएक्शन अगर आप सही से लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाता है। भाषा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इसको समझना ज्यादा जरूरी है कि ये रिएक्शन होता कैसे है। तो अमोनियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे? सोडियम नाइट्राइड के साथ, NaNO2 के साथ। क्योंकि बात किया जाए तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये भी एक्वस होता है और ये भी एक्वस होता है, ठीक है। तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को बनाने के लिए शब्द समझना है कि प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को बनाने के लिए, चूंकि पता होगा नाइट्रोजन क्या है, गैस है, तो नाइट्रोजन को बनाने के लिए, नाइट्रोजन गैस भी पूछा जा सकता है, तो नाइट्रोजन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया, NH4Cl को बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बोला जाता है? अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पे ये NH4Cl क्या है? अमोनियम क्लोराइड का ये सूत्र है, ठीक है। तो NH4Cl जिसको अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया किसके साथ करवाया जाएगा? तो सोडियम नाइट्राइड के साथ। किसके साथ करवाया जाएगा? तो सोडियम नाइट्राइड के साथ करवाया जाएगा। तो यहाँ से होता क्या है उसको समझना है। हमको बनाना है क्या? नाइट्रोजन गैस बनाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे NH4Cl, इसमें नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 1 है। रिएक्शन का ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक समझना जरूरी है, क्योंकि अगर रिएक्शन का ट्रिक समझते हैं तो बहुत जल्दी रिएक्शन लिखा जाएगा। तो समझिए, NH4Cl में हाइड्रोजन 4 गो है और क्लोरीन 1 है, नाइट्रोजन 1 है। इसमें देखा जाए तो सोडियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। चूंकि हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन है, इधर देखा जाए तो 2 ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन 2 नहीं है, 4 है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से हमको पहले जल निकालना है। क्या निकालना है? जल निकालना है। तो जल के कितने अणु यहाँ से बाहर निकलेंगे? तो आपको पता होगा जल का एक अणु के निर्माण के लिए, जल का जब एक अणु बनाएंगे, यानी कि जल का एक अणु मतलब H2O, ये एक ही है। तो एक जल के एक अणु के निर्माण के लिए हमको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। आपको पता होगा कि जल के एक अणु के निर्माण के लिए, मतलब एक जल मतलब एक जल तो गिनते नहीं, लेकिन यहाँ समझाने के लिए हमने बता रहे हैं कि जल, एक अणु जल को बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे है कितने? 4 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन हमको चाहिए एक अणु बनाने के लिए। 4 हाइड्रोजन है मतलब 2 अणु बना सकते हैं, और 1 ऑक्सीजन चाहिए हमको एक अणु बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 गो है। तो हम यहाँ पे आसानी से 2 अणु जल बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जल बाहर निकाल लेना है। तो 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 4 हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है? तो 2। तो 4 हाइड्रोजन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 2H2O। हमने क्या किया? 2 जल के अणु को बाहर निकाले, चूंकि देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, जल के 2 अणु को बाहर निकाल दिया सबसे पहले, यही करना है। उसके बाद अब क्या बचा यहाँ पर, अब जो बचा उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन था, तो इसमें से हमने 2 जल के अणु को बाहर निकाल लिया। क्या बचा उसके बाद, इसमें यहाँ पर Na बचा यानी कि सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन बचा। तो सोडियम और Na जो है वो Cl के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, NaCl बना लेगा। और क्या बनेगा, तो एक नाइट्रोजन यहाँ पे बचा हुआ था, क्योंकि हाइड्रोजन का काम खत्म हो गया है, यहाँ ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया है। ये सोडियम और ये क्लोरीन मिलकर के NaCl बना लिया है, सोडियम क्लोराइड बन गया है। अब क्या बचा, ये इधर से एक नाइट्रोजन बचा और यहाँ का एक नाइट्रोजन ये वाला बच गया, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन यहाँ का, एक नाइट्रोजन यहाँ का, क्या नाइट्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ पे N2 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने नाइट्रोजन को बना दिया। तो समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को बनाने के लिए, चूंकि पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन एक गैस है, तो नाइट्रोजन गैस को बनाने के लिए क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ करवाया जाता है। तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है, और साथ में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। हमें जरूरत सिर्फ नाइट्रोजन का है, तो केवल नाइट्रोजन की चर्चा करेंगे, बाकी सबको आपको केवल लिखना है, और इसकी चर्चा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये आप पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया होगा कि ये 2 क्वेश्चंस, सबसे पहले NH3 हाइड्रोजन बंध बनाता है और PH3 नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाता है भाई। दूसरा सवाल था, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस कैसे बनाया जाता है, और जब बनाते हैं तो इसका एक इक्वेशन होता है, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण होता है, उसको लिख के बताना है। इसको कैसे लिखा जाएगा, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस और इसका आंसर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आगे का क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको उस क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया है, तो साथ साथ एक को इसका जो आंसर मैं आपको बताते चल रहा हूं उसको लिखना भी जरूरी है। और बीच में आपको ये चीज भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमसे ये PDF नोट्स चाहते हैं, यानी कि अगर पूरा लिखे पूरा फॉर्मेट में लिखा हुआ चाहते हैं, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से जरूर ज्वाइन हो जाना है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट या जो क्वेश्चंस का जो PDF होता है, जो भी चीजें हैं वो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो नीचे WhatsApp नंबर मिलेगा, वहां पर भी आप मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ये कितना होगा, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, इसको पहले समझ लेना है ध्यान से। क्या बोला जा रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि R3P डबल बॉन्ड O पाया जाता है, जबकि R3N डबल बॉन्ड O नहीं पाया जाता है, क्यों। यहाँ पे R का मतलब क्या होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी आप ऑर्गेनिक के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा, R का मतलब एल्किल समूह को दर्शाता है, यानी कि कोई भी कार्बन समूह हो सकता है उसमें। जैसे कोई भी कार्बन समूह कहने का मतलब कोई भी CH3 हो सकता है, मतलब कोई भी एक कार्बन समूह उसमें लगा हुआ रहेगा। R का मतलब क्या है, यहाँ पे एल्किल समूह को बताता है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि R का मतलब है एल्किल समूह, ठीक है। तो क्वेश्चंस को पहले समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस में ही 100 में 60 to 50% जो है उसका आंसर छुपा हुआ है। बाकी आपको थोड़ा सा समझना है और उसके बेस पे उसको बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला R3P डबल O पाया जाता है, तो क्यों पाया जाता है। इसमें ये दो नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि R3P डबल बॉन्ड O ये एग्जिस्ट करता है, मतलब ये पाया जाता है, ये पाया जाता है। तो क्यों पाया जाता है वो बताऊंगा मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है R3N डबल बॉन्ड O, ठीक है। R3N डबल बॉन्ड O ये नहीं पाया जाता है, मतलब ये नहीं बनता है, तब तो नहीं पाया जाता होगा। तो ये क्यों नहीं पाया जाता है और ये क्यों पाया जाता है, इसके पीछे का रीजन बताएंगे। तो सबसे पहली बात ये समझना है कि जो R3P डबल बॉन्ड O है, इसमें जो सेंट्रल परमाणु है, जो बीच में जो परमाणु है क्या है, फास्फोरस। और ये जो फास्फोरस है, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि R3P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ और 3 बॉन्ड बना रहा है इस R समूह के साथ, एल्किल समूह के साथ। यानी कि यहाँ पर जो फास्फोरस है वो कितना बॉन्ड बना रहा है, तो ये 5 बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें R3N डबल बॉन्ड O में, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है सेंट्रल परमाणु बीच के रूप में, बीच वाला जो परमाणु है क्या है, इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन है, यहाँ जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कितना बंध बना रहा है, तो देख सकते हैं ये नाइट्रोजन
2 बंध बना रहा है ऑक्सीजन के साथ और 3 बंध बना रहा है इस आर एल्किन समूह के साथ, यानी कि टोटल कितना बंध बना रहा है, 5 बंध यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, लेकिन इस बात को आप जानते भी होंगे कि जो नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन की खासियत होती है कि नाइट्रोजन का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था ना, इस नाइट्रोजन का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था तो क्या बताया था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, क्या होता है 1s2 2s2 2p3, यानी कि 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे 72 कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो नाइट्रोजन है इसमें अगर देखा जाए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो यहाँ पर डी कक्षक उपस्थित भी नहीं है, डी कक्षक इसमें नहीं है, इसमें मौजूद नहीं है। तो ये होता क्या है यहाँ पर कि जो नाइट्रोजन है इसमें डी कक्षक उपस्थित नहीं होता है, और डी कक्षक उपस्थित नहीं रहने के कारण ये अपनी सहसंयोजकता का जो प्रसार है, यानी कि जो बंध बनाता है, ये 4 बंध से ज्यादा नहीं बना सकता है। यानी कि ओवरऑल बात ये है कि जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन 4 बंध से ज्यादा नहीं बना सकता है, 4 बंध से ज्यादा नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर ये 5 बंध बनाएगा कैसे, तो यही लॉजिक है कि जो R3N+1O में जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन 5 बंध नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि इसके पास डी कक्षक नहीं होता है। देख सकते हैं इसमें डी कक्षक है ही नहीं है। जब डी कक्षक है ही नहीं है तो यह अपनी सहसंयोजकता जो है, मतलब संयोजकता का जो प्रसार है, जो बंध है, ये 4 से ज्यादा नहीं बना सकता है। जब 4 से ज्यादा बंध नहीं बना सकता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है ये तो 5-5 बंध बना रहा है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए R3N+1O जो है वो नहीं पाया जाता है, जबकि जो R3P+1O जो है ये पाया जाता है। क्यों, क्योंकि फास्फोरस जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आपको पता होगा इसके ये जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, डी कक्षक होता है, डी कक्षक मौजूद होता है, डी कक्षक उपस्थित होता है। इसलिए ये जो है ये 5 बंध बना सकता है, ये पॉसिबल है फास्फोरस के लिए, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। इसलिए नाइट्रोजन जो है ये 5 बंध नहीं बनाता है, मैक्सिमम कितना बना सकता है, तो 4 बंध का बना सकता है। इसलिए R3N+1 जो है वो नहीं पाया जाता है, और R3P+1O जो है ये पाया जाता है। इसके बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और है, मैं आपको बताने वाला हूं जल्दी ही। सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसका आंसर भी बताऊंगा साथ में। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया था कि R3P+1O पाया जाता है, जबकि R3N+1O जो है वो नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है भाई, तो R3P+1O पाया जाता है क्योंकि इसमें फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की, इसमें डी कक्षक उपस्थित होता है और ये 5 बंध का निर्माण करता है। कौन, तो फास्फोरस। जबकि इसमें R3N+1O में जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन 5 बंध नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि इसमें डी कक्षक उपस्थित नहीं होता है, इसलिए ये 4 बंध से ज्यादा नहीं बना सकता है। अतः R3N+1O जो है ये पाया नहीं जाता है, और R3P+1O जो है वो पाया जाता है। उम्मीद है इसका आंसर भी साथ साथ समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, समझाइए कि NH3 क्षारकीय है क्यों, जबकि BiH3 केवल दुर्बल क्षारक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको समझना बहुत अच्छे से है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मार्क भी कर देता हूँ ट्रिपल स्टार के साथ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझाना है कि जो NH3 है ये क्षार है, केवल क्षार है, लेकिन जो BiH3 है ये भी तो क्षार है, लेकिन ये दुर्बल क्षारक है, क्षारक है ये। समझ में आया। अब ये कैसे है इसको समझते हैं। देखिए होता कि हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो NH3 है ना, NH3 है, इस NH3 में जो बीच में जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन की बात की, NH3 की बात करें तो यहाँ पे एक एकागी युग्म का इलेक्ट्रॉन होता है, एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है पड़ा हुआ NH3 पर। ठीक है, अब एक बात हम आपको पढ़ाए होंगे कि पता भी होगा कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे रहते हैं तो एक सबसे पहली बात की ग्रुप 15
से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमने बताया था कि जो ग्रुप 15 है, ये ग्रुप 15 क्या करता है, MH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाता है। जैसे अगर ग्रुप 15 की बात करें, ग्रुप 15 की बात करें, वर्ग 15 की बात करें, तो वर्ग 15 में कौन कौन सा तत्व आएगा, तो वर्ग 15 में तत्व आएगा नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी और उसके बाद बिस्मिथ। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ कट रहा है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तक दिख रहा है ना। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद यहाँ पे है एंटीमनी और उसके बाद यहाँ पर बिस्मिथ। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है ये अगर हाइड्राइड बनाएगा तो NH3 प्रकार का बनाएगा। इसमें सेंट्रल परमाणु क्या रहेगा, बीच वाला जो कौन रहेगा, तो नाइट्रोजन रहेगा। फास्फोरस जब बनाएगा तो PH3 बनाएगा, आर्सेनिक बनाएगा तो AsH3 बनाएगा और एंटीमनी बनाएगा तो SbH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाएगा, और जब बिस्मिथ बनाएगा तो BiH3 प्रकार का बनाएगा। हमको तुलना केवल इसका करना है और इसका करना है। तो इसमें भी बात किया जाए तो नाइट्रोजन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बिस्मिथ के ऊपर भी रहता है। ठीक है, हर एक के ऊपर एक लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसके पास भी रहता है, फास्फोरस के पास भी रहता है, आर्सेनिक के पास भी रहता है और एंटीमनी के पास भी रहता है। ठीक है, होता क्या है कि जो यहाँ पे NH3 है, NH3 में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक एकाकी युग्म का इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है। तो एक चीज ये बहुत बड़ी ये लॉजिक है और ये बहुत आसान भी है, इसके मदद से बहुत सारा क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। वर्ग में जैसे ही ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये चीज हमने स्टार्टिंग से बताया था और अभी भी बताएंगे, लास्ट समय तक भी यही चीज बोलेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में हमको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कोषों की संख्या बढ़ता है, यानी कि परमाणु का आकार धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, NH3 जो है ये भी हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है PH3 में। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है। और AsH3 की बात करते इसको मैंने यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें इस प्रकार का है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और SbH3 की बात करें तो ये भी हाइड्रोजन इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब एक लोन पेयर है, ये युग्म में है और लोन पेयर है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है। अब होता क्या है उसको समझना है कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ता जा रहा है। मतलब कोषों की संख्या जब बढ़ेगा तो उसका नॉर्मल सी बात है कि उसका आकार जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, उसके बाद फास्फोरस का उससे ज्यादा होता है, आर्सेनिक का उससे भी ज्यादा होता है और एंटीमनी का उससे भी ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा आकार बड़ा किसका होता है, तो बिस्मिथ का होता है। और एक चीज कि यहाँ पर ये है कि इस सब के पास जो है वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है पड़ा हुआ। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके चारों तरफ क्लाउड के रूप में घूमेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका अगर बात करें तो आकार छोटा है। उसके बाद फास्फोरस का आकार नाइट्रोजन से बड़ा है, एंटीमनी का आकार इससे भी बड़ा है। उसी प्रकार से ये आकार बढ़ता चला जा रहा है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है NH3 में, जो सेंट्रल परमाणु है नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि तो नाइट्रोजन परमाणु जो है यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है यहाँ पे कम नहीं उच्च देखने को मिलता है। क्यों है यहाँ पे, उसको मैं आपको समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसी छोटे से जगह में, छोटा सा आकार में ये क्या करेगा, ये घूमता रहेगा और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका आकार बढ़ता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो कम होता जाएगा। तो BiH3 में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है ये कम देखने को मिलता है।
ठीक है, क्योंकि आकार काफी ज्यादा बढ़ गया है, आकार काफी ज्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पे जो घनत्व है ये BiH3 में कम देखने को मिलता है। इसका थोड़ा सा लॉजिक है, उसको समझाते हैं। हो क्या रहा है कि जो NH3 है, NH3 का आकार छोटा है। आकार छोटा है तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोजन परमाणु पे, जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इतना ही जगह में घूमेगा। और यहाँ पे क्या बोला है कि NH3 जो है वो क्षारक है। तो क्षार कौन होता है? NH3 जो है एक अच्छा लुईस क्षार भी होता है। क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। तो NH3 जो है वो लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है। तो क्षार क्या होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन दे सके, और अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से कब देगा? जब उसमें बॉन्ड तोड़ना नहीं, इसमें बंधन उंधन नहीं तोड़ना है। इसमें हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इसमें बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है NH3 में, इलेक्ट्रॉन घनत्व नाइट्रोजन पर बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसका आकार छोटा है और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और अगर हमको इलेक्ट्रॉन अगर किसी को देना है, क्योंकि क्षार कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन अपना से दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे अगर देने की बारी आएगी तो NH3 जो है वो आसानी से दे देगा। NH3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बंधन नहीं तोड़ने की बात पर ध्यान से समझना है। NH3 जो है अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसमें से इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे को आसानी से दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो कम है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है और इतनी सा जगह है, इसी में ये 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन BiH3 का आकार इतना सा है, बहुत बड़ा है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें, इसके पास भी है क्लाउड के रूप में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी में ना बड़े से आकार में घूमेगा। तो बड़े से आकार में घूमेगा, जगह ज्यादा है, तो जगह ज्यादा है तो किसी को देने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ने जाएंगे, दूसरा का इलेक्ट्रॉन इससे दूर रहेगा। तो जब दूर रहेगा तो एक को पकड़ेंगे तो दूसरा का छूटेगा, दूसरा को पकड़ेंगे पहला छूटेगा, क्योंकि आकार क्या है? बड़ा है। क्योंकि अगर जगह ज्यादा रहता है तो सामान इधर उधर हो सकता है। इसलिए सिंपल लॉजिक है कि NH3 का आकार छोटा है। NH3 का आकार जब छोटा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है किसी को, इसलिए ये क्षारक है, अच्छा क्षारक है। लेकिन BiH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च है, हाई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ये आसानी से नहीं दे सकता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि BiH3 में जो विस्मित है उसका आकार बहुत बड़ा है, और आकार बड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी एक्स्ट्रा है, एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? घूमेगा इसी क्लाउड के रूप में। तो वो, इसकी आकार बहुत बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर उसको पकड़ने जाएंगे तो एक को पकड़ाएगा, दूसरे का नहीं पकड़ाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। इसलिए NH3 जो है वो क्षार है, क्षारकीय है और अच्छा क्षारक भी है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन जो BiH3 है वो दुर्बल क्षारक है। क्यों? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता है। BiH3 में जो विस्मित है वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे सकता है, क्योंकि इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। समझ में आ गया होगा। अब मैं फिर से इसका क्वेश्चन और साथ में इसका आंसर बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन ये था कि समझाना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। समझाना है कि NH3 क्षारकीय है, और क्षारकीय नहीं, बहुत अच्छा क्षार है ये, जबकि BiH3 जो है वो केवल दुर्बल क्षारक है। दुर्बल क्षारक है, क्षारक है, कैसा है? दुर्बल क्षारक है। तो इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि NH3 में जो नाइट्रोजन परमाणु है इस पर क्या होता है? एकाकी युग्म का एक इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब एक एकाकी युग्म का इलेक्ट्रॉन होता है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो NH3 है, NH3 में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर 2 गो इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा हुआ रहता है। अब इस 2 पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन को ये क्लाउड के फॉर्म में क्या होगा? घूमेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर NH3 में नाइट्रोजन का जो आकार है वो छोटा होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। जबकि BiH3 में क्या होता है कि इसका आकार जो है, विस्मित का आकार जो है वो बड़ा होता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है, सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। NH3 में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पर कम होता है। ठीक है, किसमें? NH3 में, क्योंकि आकार छोटा है। और BiH3 में इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है वो क्या होता है? ज्यादा होता है।
ठीक है, क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं ये इलेक्ट्रॉन जो है NH3 जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है क्योंकि उसके पास छोटे से जगह में है तो वो आसानी से दे देगा। लेकिन अगर BH3 की बात करें तो वो आकार उसका बहुत बड़ा है तो वो थोड़ा सा अलग ही मिजाज का है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा नहीं। सिंपल सी बात है कि अगर कोई सामान है, दो वो सामान है और वो अगर एक ही जगह रखा हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन को दो समान समझना है, दो इलेक्ट्रॉन को दो समान समझिए। तो अगर दो समान जो है वो अगर एक ही जगह रखा हुआ है तो हमसे अगर कोई मांगेगा तो उसको हम उठा करके आसानी से देंगे क्योंकि दोनों सामान एक ही जगह रखा हुआ है, यानी दो सामान यानी कि दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही दो सामान जो है एगो यहाँ है एगो वहां है, एक यहाँ है एक दूसरी जगह रखा हुआ है, हो सकता है कि एक सामान यहाँ हो दूसरी सामान जो है वो दूसरे घर में हो, तो अगर हमको वो सामान देना है किसी को तो एक सामान यहाँ से देना पड़ेगा उठा करके और दूसरा सामान के लिए हमको दूर जाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर वही केस होता है, विस्मित का आकार बड़ा है और दो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसमें एगो को पकड़ने जाएंगे तो एगो दूर रहेगा ना हमसे, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना थोड़ा मुश्किल होता है। और NH3 में आकार छोटा होता है, घनत्व कम होता है, घनत्व कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है किसी को, और बहुत अच्छा ये क्षारक होता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा किसी को। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा तो वो क्या हो जाता है, लुईस के अनुसार क्षार होता है, और ये क्या है, एक दुर्बल क्षारक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे सकता है। तो ये हमने 10 क्वेश्चंस आपको आज हमने बताया, तो उम्मीद है कि ये 10 का 10 क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, साथ ही साथ आपको लिखना भी है। अगर आपको इसका PDF चाहिए, अगर इसमें 2 सेपरेशन है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बनाया हूं उसमें 2 सेपरेशन है। एक पहला आपको केवल और केवल क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, केवल उसमें क्वेश्चन का PDF रहेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी चाहिए तो उसके लिए अलग से क्राइटेरिया है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर जरूरत है तो बस आपको मिल जाएगा। समझ में आया? तो सिंपल लॉजिक है, आपको पहले ध्यान से समझना है, उसके बाद अगर आपको उसका PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मिलेगा सोर्स, आपको वहां से ज्वाइन होना है और वहां पे आपको PDF मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये 10 क्वेश्चन हमने पिछले 2 वीडियो में बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन बताया था, इसमें आज 4 ही क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि क्या होता है जब, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी बता देते हैं कि, क्योंकि आज अगर एक क्वेश्चन बता देंगे तो ये 11 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। तो एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि 10 क्वेश्चन हमने बता दिया है और ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 है। इसको समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये है, सिंपल क्वेश्चन है कि बताना है कि क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल है इसका जवाब, बस आपको क्वेश्चन पहले समझ लेना है, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है जब PCl5 यानी कि फास्फोरस, देखिए एक फास्फोरस है तो केवल फास्फोरस पढ़ेंगे, और एक रहता है तो उसको मोनो पढ़ते हैं, और 2 रहता है तो उसको डाई पढ़ते हैं, 3 रहता है तो उसको ट्राई पढ़ते हैं, और 4 रहता है तो उसको टेट्रा पढ़ते हैं, और अगर 5 रहता है तो उसको पेंटा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 5 क्लोरीन से इसको आप क्या पढ़ेंगे, पेंटा पढ़ेंगे। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म किया जाता है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में सिंपल है कि क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है। तो सिंपल है, अगर PCl5 को गर्म करेंगे ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा, यानी कि जो 5 क्लोरीन है उसमें से 2 क्लोरीन अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा, और क्या बनेगा, ये PCl3 बनेगा, जिसको बोला जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या बोला जाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। क्योंकि इसमें क्लोरीन की संख्या कितनी है, 3। तो अभी हमने बताया कि 1 को मोनो, 2 को डाई, और 3 को ट्राई, और 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा। इस प्रकार से ऑर्गेनिक में जब पढ़े होंगे तो आपको मैं बताया था कि किस प्रकार से मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना ये होते रहता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो PCl3 को क्या बोला जाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बोला जाता है, और PCl5 को गर्म करने पर PCl3 यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस
प्राप्त होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा 11 क्वेश्चंस। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम आपको आगे का क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये 100% श्योर है। आप देख लीजिएगा, समझ में आ गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो आपको नीचे कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग, अगर आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हम पहले बता दिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका सोर्स मिल जाएगा। अगर चाहिए तो नीचे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो और हाँ, कमेंट में नीचे बताना जरूरी है कि ये चीजें जब मैंने समझाया वो आपको किस तरह से समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर एक बार आपको बताना है नीचे कमेंट में लिख करके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।